सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट कौन कहता है कि ये तो सिर्फ क्रिमिनलिज्म को बढ़ाता है। आप कैसे कह सकते हो सेकुलरिज्म के खिलाफ है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल के ढांचे के खिलाफ है हमारे, जो हमारा कहते हो वन नेशन वन कॉन्स्टिट्यूशन वन लॉ, तो आप 371 कैसे रख रहे हो? 371 ए बी डी सी ई एफ जी एच आगे तक। राम मंदिर जब बना तो उसमें एजिटेशन करने के लिए सारी तबके के लोग उसके लिए थे कि भाई मस्जिद को गिराया जाए और बनाया जाए, उसमें ज्यादातर ओबीसी के लोग थे। आप देख रहे हैं न्यूज़ सर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर एमएलसी पीडीपी सीनियर नेता एडवोकेट एमआर कुरैशी साहब। सर स्वागत है आपका न्यूज़ सर इंडिया में। शुक्रिया शुक्रिया। कुरैशी साहब, अगर बात करें हम ये जो भारतीय जनता पार्टी जो सेंटर में सरकार में है और इन्होंने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है, CAA अमेंडमेंट एक्ट जो है वो लाया गया है, कैसे देखते हैं इसको और क्या फायदा होगा इससे आम लोगों को, आम जनता को, या क्या नुकसानात होंगे? जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं बाहर, क्या उनका कोई असर होगा? देखिए जी डैंग साहब, बड़ा ये सेंसिटिव इश्यू है जिस पर आप ये बातचीत करने के लिए आए। ये कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं है, ये एक ऐसी लाइन है जो सिर्फ एक तबके को खुश करने के लिए वोट बैंक की सियासत है। ये पहले ही हमारी हालत जो मुल्क के अंदर है, तमाम तबका फिक्र की या जितने भी सेगमेंट्स हमारे सोसाइटी के हैं वो कहाँ उनकी डेवलपमेंट पहुंची। इस वक्त मुल्क के अंदर 155 करोड़, समझो आज की जो डेट है, ये तो पिछला डाटा था, और आज 161 करोड़ लैक्स की जो हमारे ऊपर डेप्ट है, 1,00,000 करोड़ की। अगर आप उसको देखो तो 1,42,000, यानी अगर हमारी 142 करोड़ इस वक्त आबादी है, तो हम हर फर्द पर, आप पर भी, मुझ पर भी, जितने ये मेरे छोटे से बड़ा जितनी भी ये पॉपुलेशन है, उस पर 1,42,000 का कर्ज है इस वक्त। और डेवलपमेंट के मामलात में हमने बड़े बड़े ख्वाब दिखाए। अब ये देखो ना, सोसाइटी में इस वक्त 80 करोड़ को कहा जाता है कि 5 किलो राशन फ्री में दिया जा रहा है। 10 करोड़ उज्जवल गैस की वो फ्री में दी जा रही है। 8 करोड़ के करीब जो किसान है उन्हें 6,000 पर ईयर के हिसाब से फ्री में वो पैसा दिया जा रहा है। ये कहाँ से आता है? ये पैसा इसी लोन से लिया हुआ, इसको किसी दूसरे प्रोजेक्ट के लिए किसी और सेक्टर में लगाना चाहिए जिसमें जॉब ओरिएंटेड हो और जो हमारा यूथ है यहाँ से बाहर ना जाए। और कम से कम जो डाटा कहता है 15 से 20 लाख लोग जो हैं, जो अमीर लोग थे, ये इस मुल्क को छोड़कर दूसरे मुल्कों में चले गए जहाँ अच्छी व्यवस्था है, अच्छा सिस्टम है, वो ये यहाँ से छोड़ के चले गए। और अब ये सिर्फ एक ही तबका फिक्र के से नहीं, मिसाल एक नॉन मुस्लिम जो कम्युनिटी से लोग, फिर 3 कंट्रीज को चूज करना, वो भी मुस्लिम कंट्रीज को चुनना, श्रीलंका को छोड़ देना, वहाँ भी तो रिलीजियस प्रताड़ना है, वहाँ भी तो सेनाएं जो हैं और जो तामल हैं उनके बीच में वो डिस्प्यूट चलता है, वहाँ के मुसलमान भी डिस्टर्ब में है वहाँ पर। तो अगर आप ये कहते हो कि खालिस्तान इन 3 ममालिक में से, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से जो माइनॉरिटीज हैं उनको आप सिटीजन देना चाहते हैं, सिटीजनशिप, तो जो पहले इतनी बड़ी एजिटेशन हुई असम की, और उन्होंने जो सेक्शन 6A उसके तहत जनवरी 1966 से लेकर मार्च 1971 तक जो लोग बाहर से आए, चाहे वो किसी भी कंट्री से आए, उनको किसी ये पाबंदी नहीं थी ये किस मजहब के आए, उनको सिटीजनशिप दी गई। अब ये जो अब की बार 4 साल के बाद जब ये 2019 में ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बन गया, उसको 4 साल में समझो 4 से ऊपर होने लगे, इसको 9, 8, 10 बार अप्रूवल लिया गया कि भाई ये लैप्स ना हो जाए। अब इलेक्शन के टाइम पर, इलेक्शन के टाइम पर आप उसको नोटिफाई कर रहे हो रूल्स को और कहते हो कि हम उनको सिटीजनशिप देंगे। किसी कोई अपोज नहीं करता इस बात को कि आप सिटीजनशिप ना दो, लेकिन ये जो आपकी मंशा है कि आप एक तबका को खुश करने के लिए या एक तबका को डराने के लिए
आप ये कहते हो कि जी हम ये फलां 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 कंट्री से ले आएंगे, इससे आप एक सियासत कर रहे हो। इसमें आपके पास कोई ऐसा प्लान नहीं, प्रोजेक्ट नहीं है किसी की डेवलपमेंट के लिए। अगर अगर मुस्लिम कम्युनिटी क्यों डरी हुई है? मुस्लिम कम्युनिटी को किस बात का डर है? एक बात मेरी कंक्लूड होने दे उसमें। अगर आप इस 3 ममालिक से 5-6 कम्युनिटी के लोगों को ले आएंगे और 5-6 कम्युनिटी को वापस लाएंगे इधर, तो कहाँ उनके लिए जॉब है? उनके लिए कौन से मकान मत बनाने, कहाँ जमीन देनी है, किस जगह में, किस स्टेट में कितने देने हैं, और फिर आप कहाँ, कौन बनाएगा उसके लिए मकाना जगह उनकी जॉब के लिए? कोई भी मुल्क तो इस तरह से किसी तरीके से दूसरी जगह से लोगों को आने नहीं देता जब तक कि उसके हालात इतने खराब ना हो। लेकिन वहां भी तो इतने बड़े बुरी हालत तो है नहीं कि जिससे आप कहते हो ये एक एक्सप्लॉयटेशन है। मैं समझता हूँ कि मेजॉरिटी कम्युनिटी और इसके वोट लेने की खातिर इस तरह से किया गया, ये कोई कामयाब कानून नहीं है। पुलिस साहब, मुस्लिम कम्युनिटी में इतना डर खौफ क्यों है? देखिए, डर ये नहीं है, मुस्लिम कम्युनिटी डरती नहीं, लेकिन डर इसलिए है कि देखिए ना, एनआरसी इन्होंने 2016 में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक, जजमेंट के मुताबिक की, जिसमें उन्हें लगा कि 40 लाख लोग असम से और बंगाल से या असम से वहां वो अपनी सिटीजनशिप अप्रूव नहीं कर सके। 1600 से ऊपर 1600 करोड़ से ऊपर पैसा लगा। और फिर कहा गया कि जब देखा कि इसमें 40 लाख और मेजॉरिटी उसमें हिंदू कम्युनिटी है, जब देखा कि ये लोग बाहर हो रहे हैं, ये प्रूव नहीं कर सके, तो इन्होंने कहा नहीं जी, हम अब अच्छे से करेंगे, अब सही वाली रजिस्ट्रेशन एनआरसी करेंगे हम। तो इसका क्या मतलब, पहले वाली फेक थी। अब ये कहा जाना और फिर बंगाल में दूसरा स्टैंड ले लेना, वहां कुछ और बात करना बंगाल में, वेस्ट बंगाल में, और असम में कोई दूसरी बात करना, ये तो लगता है कि स्टेट टू स्टेट वरी करती है बात। मुस्लिम इसलिए कहता है कि डरा हुआ महसूस होता है कि जो पॉलिसी प्रोग्राम है, आप ये सिर्फ ये कहते हो कि नॉन मुस्लिम, सिर्फ नॉन मुस्लिम के लिए आप कहते हो, और यहाँ तो साबित होता है कि ये कि आप एक ऐसी कानून ला रहे हो जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। हमारा तो ये नहीं कहना कि भाई आप पर्टिकुलर के, ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि आप एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को छोड़ के कोई ये इसके साथ रिलीजियस परसिक्यूशन नहीं है। देखिए, बहुत सारे लोग अथीस्ट हैं, वो मानते ही नहीं मजहब को, उनकी है, जैसे जिसको हम मरज़ई कहते हैं, कादियानी कहते हैं, पाकिस्तान में उनका भी आपस में हालात ठीक नहीं है, या बांग्लादेश में भी उनके हालात ठीक नहीं। आप इस तरह से कैसे कह सकते हो कि उनके लिए नहीं? ये तो एक ऐसा बात बनती है जो आपके हमारे आईनी ढांचे के खिलाफ है, फंडामेंटल ढांचे के खिलाफ है। और आप एक तरफ कहते हो कि हम सेकुलर स्टेट हैं, और दूसरी तरफ आप इस तरह से कहो, तो मुसलमानों को शक तो पड़ेगा ही। मुसलमान ये समझेंगे कि आप एक ऐसी पॉलिसी बना रहे हो। देखिए, कल तक जो हमारी आरएसएस के चीफ है, उन्होंने कुछ बातें ऐसी की हैं जो पेपर में पब्लिश भी हुई हैं। वो ऐसा लगता है कि जिस तरह से हर तजर्बा वो मुसलमानों पर ही करना चाहते हैं। मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट थी जम्मू एंड कश्मीर, जहां से चीफ मिनिस्टर मुसलमान बनता था अपने बल पर, उसका असर क्या किया? 5 अगस्त 2019 में इन्होंने दावे किए थे, और अब उसको मेजॉरिटी को माइनॉरिटी में बदलने के कौन कौन से हथकंडे इख्तियार नहीं किए जाते। यहाँ 1 साल जो रेंट पर रहता है उसको कहते हैं कि रजिस्टर कर लो इसको वोटर। तो धीरे धीरे जम्मू एंड कश्मीर की आवाम को यह पता लगा कि इनकी पॉलिसी कहने के लिए कुछ और है, करने की कुछ और है। तो लगता तो यही है कि ये अपने वोट बैंक की खातर, एक मेजॉरिटेरियन सोच की खातर सिर्फ एक सियासत करते हैं। तामीर और तरक्की इनके पास है नहीं, कोई प्लान इनके पास है नहीं। ये चाहते हैं कि किसी तरीके से मजहब की आड़ हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, इंडिया पाकिस्तान करके हम अपनी वो सियासत चमका लें। अब जिस तरह से ये 3 ममालिक को चूज किया गया, मैं समझता हूँ कि आप श्रीलंका को, नेपाल को क्यों छोड़ा? भाई, रिलीजियस परसिक्यूशन तो हर जगह है, जो चारों तरफ से थी। आप अगर सराउंडिंग एरिया में सबकी ले लेते, आप चाइना भी ले लेते, वहां भी तो है। अब कैसी ये बात है कि आपने ये चीन को ले, इसलिए कि वो मुस्लिम ममालिक हैं, तो हम ये दिखाने के लिए कि मुसलमान जब भी कोई गलती हो तुम भाई पाकिस्तान चले जाओ, या ऐसी बात कहते हैं कि जिससे बीजेपी का वो मेजॉरिटेरियन सोच जो है वो कहती है कि नहीं जी, हम तो हिंदू के रक्षिस हैं, जबकि इनके पास कोई प्रोग्राम नहीं है हिंदू के लिए भी। जो नौजवान हिंदू में भी अपने शेड्यूल कास्ट के लिए, ओबीसी के लिए कोई प्रोग्राम नहीं है। अब राम मंदिर जब बना तो उसमें एजिटेशन करने के लिए सारी तबके के लोग उसके लिए थे कि भाई मस्जिद को गिराया जाए और बनाया जाए। उसमें ज्यादातर ओबीसी के लोग थे। जब कमेटी बनी, वो ट्रस्ट बना, उसमें कितने को ओबीसी के लोग हैं या
शेड्यूल कास्ट के लोग रखेगी। ये लगता है इनकी करनी और कथनी में फर्क है। हाथी के दांत खाने के हो रहे हैं तो खाने के हो रहे हैं, ये लोग सब समझते हैं। लेकिन हम तो कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के खिलाफ, कॉन्स्टिट्यूशनल जो लॉ हमारी है उसके खिलाफ आप इस तरह से डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। अगर आपने लाना भी था तो आप इसको 4 साल तक क्यों पेंडिंग रखा? अगर आप फेयर होते तो लाते। आप इलेक्शन में आपने कभी एक एजेंडा उठाया, फिर दूसरा उठाया, फिर तीसरा उठाया। अब आपको देखा कि भाई आपके खिलाफ हालात बन रहे, तो आप सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के रूल अप्लाई कर लिए, अपने काम लागू कर रहे हैं, और लागू करने के बाद एनआरसी फॉलो होगी। और एनआरसी फॉलो होगी तो वो भाई आप एक पर क्यों करोगे, किसी एक कम्युनिटी पर क्यों करोगे? वो सब पर है। आप असम में क्यों नहीं करते? जब असम में आपने 2016 में की तो मेजॉरिटी हिंदू निकल गई, आपने कहा नहीं हम अच्छे वाली करेंगे। फिर दोबारा 2019 में किया तो उसमें 19 लाख नॉन मुस्लिम आ गए उसमें। तो कैसे ये मुमकिन है? तब आपने छोड़ दिया असम में। असम में आप बात नहीं करते हो। तो ये फंडामेंटल लॉ के खिलाफ है और आइन के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर पेंडिंग है। इसमें अभी तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सकता क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें डिसाइड करना है। 6A पर जो सेक्शन 6A है जिसके तहत मार्च 1971 तक की वो जिनको सिटीजनशिप से पहले मिली हुई है, अब ये कहते हैं नहीं जी, अब 31 दिसंबर 2014 तक 14 तक जो लोग आए हैं उनको हम सिटीजनशिप देंगे। लेकिन उसका क्या होगा फिर? जो पहली वो जजमेंट रिजर्व है 6A का क्या होगा? कल वो फैसले का वेट तो करना चाहिए था। और फिर लोग अभी इसमें नाराज हैं, असम वाले नाराज हैं, कहते हैं कि ये देखो जी आप कौन सी एक कट ऑफ डेट डाल रहे हो? ये डेट कट ऑफ का आपके पास आइडिया कौन सा है, पैरामीटर कौन सा है कि भाई सिर्फ 31 दिसंबर 2014 के से पहले जो लोग आए उनको ही आप सिटीजनशिप देंगे? इससे फ्लो बढ़ेगा। ये तो सिर्फ बात है। कल आप इसको अमेंड करके आने वाले वक्त के लिए कह दीजिए हम 24 तक कर रहे हैं, हम आने वाले वक्त के लिए और बढ़ाएंगे। तो इससे लगता है कि मुल्क के अंदर अफरा तफरी फैलेगी, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। ऋषि साहब, ये जो बाहरी मुल्कों पे कहा जा रहा है कि वहाँ से जो लोग वहाँ पे प्रताड़ित हो रहे हैं, सिवाय मुस्लिम कम्युनिटी के बाकी लोग यहाँ पे आ सकते हैं। जो लोग पहले से यहाँ पे बाहरी देशों के लोग यहाँ पे रह रहे हैं, तो उनके साथ क्या होगा? और जो यहाँ पे सदियों से लोग मतलब अलग-अलग कम्युनिटीज़ के लोग रह रहे हैं, जब ये रजिस्ट्रेशन या ये सीएए पूरी तरह से लागू होगा, तो जो लोग प्रूव नहीं कर पाएँगे कि आइडेंटिटी अपनी प्रूव नहीं कर पाएँगे, क्या उनको यहाँ से देश निकाला कर दिया जाएगा? और कहाँ जाएँगे वो? किस देश में जाएंगे? देखिए ना, जैसे मैंने कहा आपको कि अब होम मिनिस्टर साहब ने खुद ही कहा कि सीएए के बाद फॉलो करेगा एनआरसी। मैंने एनआरसी के बारे में आपको बताया ना, 2016 में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक सर्वे हुआ। उस सर्वे में 40 लाख लोग निकल आए असम से। उसमें मेजॉरिटी जो थी वो नॉन मुस्लिम की थी। वहां पर उसी बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में, मैनिफेस्टो में लिखा कि हम एक अच्छे वाली सही सी दोबारा एनआरसी कराएंगे। दोबारा एनआरसी जो है वो 2019 में हुई। पहले वाली एनआरसी में कुछ 1600-1700 करोड़ रुपया लगा। दोबारा की उन्होंने 2019 में से पहले जब ये सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट और एनआरसी एक्ट ये पास किया उन्होंने कहा कि भाई हम इसको लागू करेंगे और इसको उन लोगों पर लागू नहीं करेंगे जिसमें आपको खदशात हैं, जैसे असम वाले थे। ये एक तरफ कहते हैं सिटीजनशिप जो लॉ है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का अख्तियार है, स्टेट का कोई अख्तियार नहीं। एनआरसी के लिए आप स्टेट टू स्टेट लागू करने जाते हैं। और जब आप कहते हो कि भाई जो भी बाहर से आया वो एक तरफ आप एनआरसी लगा के उसको रजिस्टर करना चाहते हो, उसके लिए कंसंट्रेशन सेंटर बना दिए जाते हैं। बाहर कौन वापस भेजेगा उनको? यहाँ रख दिया जाएगा, भाई आप कंसंट्रेशन सेंटर में काम करो, जैसे बगार के तौर पर होता है, जेल जैसी होती है उसमें रख लिया जाएगा। तो बाहर कौन सा मुल्क है वापस उसे कबूल करेगा? अब उससे मुल्क के अंदर अफरा तफरी फैलेगी। अब कैसे मुमकिन हो सकता है कि आप इतने लाखों तौर पर एक स्टेट के अगर 40 लाख लोग हैं और उसमें 19 लाख एक तबका के लोग हैं, तो कैसे मुमकिन हो सकता है कि इनको किसी जेल में रखना और जेल में भी खर्चा देना, खर्चा उनको अगर इंसान है थोड़ा एकदम ना मार देना। तो मैनेजमेंट करना, ये पॉलिसी ही गलत है। जब आप एक तरफ करते हो कि भाई हमारी पूरी दुनिया की एक वसुदेव कुटुंब की एक हमारी पॉलिसी है, हिंदू धर्म में इतनी कट्टरता नहीं, कट्टरता का बेस नहीं बनता।
तो इस वक्त एक ग्लोब बन गया है मुल्क, पूरी दुनिया जो है। अब देखिए मुस्लिम ममालिक जो हैं गल्फ से, वहाँ जब हालात खराब हुए, ये जो ICS की तरफ से कुछ हालात वहाँ खराब हुए, तो जर्मनी, फ्रांस, उस लोगों ने अपनी पनाह दी लोगों ने। लोग अब फ्रांस, ये यूरोप की तरफ जा रहे हैं, लोग अब दूसरे ममालिक की तरफ जा रहे हैं, वहाँ जाके सिटीजनशिप ले रहे हैं। तो वहाँ मंदिर भी बनाते हैं, मस्जिदें भी बनाते हैं, गुरुद्वारे भी बनाते हैं यूरोप में, उनका मजहब खतरे में, तो वहाँ शादियां भी करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ये हो जाता है कि हम मजहब के आड़ पै लेके सियासत करते हैं, और मजहब के नाम से हमारी सियासत है। हमारी तो कोई प्लानिंग के तौर पर सियासत तो है नहीं, कोई आप बता सके। हर बात में जुमलाबाजी है, हर बात को जुमला ही साबित होता है। बाद में आप कभी कहते हैं ये हमने सियासी जुमला कहा था। अब आम लोग हैं, जो सादा लोग हैं, वो इस बात को समझते नहीं। अब देखिए ना, मंदिर मस्जिद का मामला चलाया, अब राम मंदिर तामीर हो गया, अब देखा कि ये भी इतनी बड़ी कामयाबी की तरफ नहीं जा रहा, इन्होंने एक बिल्कुल NRC। अब देखिए ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला है, इसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। अब उसको कितनी कोशिश की गई रोकने की, और देखिए वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अब लगता ही नहीं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, वो स्टेट बैंक ऑफ BJP लगता है। अब किस तरह से रोकने की कोशिश की गई इसको, उसको कहा गया कि भाई आप ना दो स्टेट, और जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं विद इन 2 डेज दो, और 2 डेज में आ गई, अब उनको दे दिया वो स्टेट में। अब देखिए उसमें पता चल जाएगा कि कौन करप्ट है, कौन नहीं करप्शन करता है, या किसने ज्यादा मिसयूज की पोजीशन को, और किसने ये मनी लॉन्ड्रिंग, और किस तरह से फॉरेन फंडिंग हुई। अगर आप एक तरफ कहते हो कि हर चीज, इवन जो टॉयलेट है, और ये आपने डिजिटलाइज कर दी, जानवरों को डिजिटलाइज करके उनके कानों में और गले में वो डाल दिया, घंटी बना के लगा के भाई हमने इसको काउंट कर लिया, तो आपने ये इलेक्टोरल बॉन्ड जो था, ये क्यों नहीं आपने डिजिटलाइज होने दिया, ये क्यों नहीं आप ट्रांसपेरेंट वे में होने देते। तो इससे साबित होता है कि यहाँ कहना कुछ हो रहा है और करना कुछ हो रहा है, या कहते कुछ हो रहे हैं, करते कुछ हो रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि इस ऐसे हथकंडों से कोई साबित कुछ होने वाला नहीं। ये देर आए, लोग समझ जाएंगे, लोगों को समझ आ जाएगी, पढ़े लिखे लोगों को तो समझ आ रही है, लेकिन वो अभी सामने नहीं आ रही है। आम आदमी तो समझ नहीं पा रहा है, धीरे धीरे वो समझेगा इस बात को कि ये इसके वेलफेयर की तो बात है नहीं। कितने लोग, अगर 2 करोड़ 3 करोड़ 3-4 करोड़ होंगे तो अप्रॉक्सीमेटली इन ममालिक में, अगर उनमें से 1 करोड़ आदमी भी, 1.5 करोड़ आदमी भी आ जाता है, रखा कहाँ जाएगा, उसको जॉब कहाँ देनी है। बाकी वालों को आप कंसंट्रेशन सेंटर में रखोगे NRC करके, क्या इसका फन क्या है। देखिए कट ऑफ डेट का कोई फंड बनता नहीं कि कट ऑफ कैसे है। उनकी तो जदोजहद करके, जो 1 जनवरी 1966 से लेकर 1971 तक, मार्च 1971 तक, वो कट ऑफ डेट है उनकी। उनके लिए जो उस बताई गई कि ये हालात हमारे बने क्योंकि वहां बांग्लादेश में हालात खराब हुए, जंग हुई, और फिर ये बांग्लादेश अलग हो गया, तब तो वहां से लगता है कि रिलीजियस परसिक्यूशन हुई। लेकिन आप पाकिस्तान और बांग्लादेश से, क्या नाम है, अफगानिस्तान से क्या बात, किस ग्राउंड पे कह रहे हो। ये कट ऑफ डेट जो आप दे रहे हो 31 दिसंबर 2014 तक की। अब अफगानिस्तान से जो यहाँ जिन लोगों को पनाह दी है, जो उस वक्त जो हमारी पॉलिसी के मुताबिक थे, वो भी अब बड़े यहाँ काफी सारा बर्डन बना हुआ है, जो दिल्ली में या बाकी जगह में रखे हुए, वहां से उस नजीबुल्लाह सरकार के वक्त के। अब जो सरदार आए वो भी वापस जाने की कोशिश कर रहे हैं कि अब वापस जाएंगे, क्योंकि यहाँ उनको गुरुद्वारे में भी रोटी रोजी नहीं मिल पा रही है। वो सोचते हैं कि हमें मुश्किल आ रही है, हमें रोजगार नहीं मिल रहा है, तो वो वापस जा रहे हैं। तो ये क्या कोई बात नहीं लगती कि लोग कैसे इसको किस तरह से अमली जामा पहनाएंगे। सब लगती यही है कि ये सिर्फ सियासी हथकंडा है और अपनी कुर्सी के लिए ये सारा किया जा रहा है। ऋषभ, महबूबा मुफ्ती जी का एक ट्वीट आया था CAA रिलेटेड, और जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा कि महबूबा मुफ्ती जो है लोगों को बरगलाने का काम करती है, उकसाने का काम करती है, आग लगाने का काम करती है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं की। देखिए CAA की सारी कानून ओपन है, अब इस पर डिस्कशन करना कोई बुरी बात तो है नहीं। अब रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई अगर कोई आदमी किसी भी मामले, 370 पे किसी ने कहा था ब्लैक डे, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नो, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। अब ये तो आप इसके ऊपर कोई FIR नहीं लगा सकते, वो FIR क्रैश की गई। तो मैं समझता हूँ कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो होनी चाहिए। किस तरह से, अगर आप ये कह नहीं पाएंगे कि भाई ये लॉ अच्छा है या बुरा है, तो फिर वकीलों के लिए कोर्ट में ये कहना कि दिस इज बैड लॉ, दिस इज गुड लॉ, कैसे हो सकता है मुमकिन। फिर ये हर सिटीजन को हक है कि वो ये कहे कि अपने विद इन पैरामीटर लॉ में ये कहे कि हाँ जी ये कानून अवाम के हक का नहीं। तो उसको गवर्नमेंट का काम है उसको समझाना कि हाँ जी अवाम को कि भाई ये कानून आपके हक का है। तो कैसे, कौन कहता है इस हक को, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट कौन कहता है कि ये तो सिर्फ क्रिमिनलिज्म को बढ़ाता है।
आप कैसे कह सकते हो सेकुलरिज्म के खिलाफ है? ये कॉन्स्टिट्यूशनल के ढांचे के खिलाफ है। हमारे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेकुलर बेस पर है। वर्ड चाहे सेकुलर बाद में ऐड हुआ, उसका ढांचा ही जो पूरा पूरा स्ट्रक्चर है, प्रेम्बल जो है वो सेकुलर है, उसके सारे प्रोविजन सेकुलर हैं। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि आप एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को छोड़ के बाकी को कहें? और ये भी हम कहते हैं कि पर्टिकुलर में क्यों छोड़ा, इस पोस्ट पर भी नहीं। हिंदू खुद समझता है कि जैसे श्रीलंका में जो वहां आपस में तामिल और सेना का आपस में झगड़ा है, तो क्या उनको ये रिलीजियस परसिक्यूशन नहीं है? कैसे बात कहते हैं ये? इसमें नेपाल में नहीं, ये बाकी कैसे आप कह सकते हो कि मालदीव या नवाब में नहीं? आप दो चार मुल्कों को छोड़ के, चार मुल्कों को छोड़ के 3 मुल्कों का नाम ले लें सिर्फ ये एक्सप्लॉयटेशन करने के लिए। तो मैंने समझा कि मोहतरमा महबूबा मुफ्ती ने कोई ऐसी बात की जो एक्सप्लॉयटेशन के लिए हो। कानूनी पैरामीटर्स के अंदर ये सारी बातें। वैसे 5 अगस्त 2019 से पहले जम्मू कश्मीर का अपना एक कानून हुआ करता था, अपना एक झंडा हुआ करता था। अब ये एनआरसी या सीए लागू होने के बाद जम्मू कश्मीर में इसका क्या असर देखने को मिलेगा? देखिए, 5 अगस्त 2019 से पहले की पोजीशन जो थी वो आईनी तौर पर हमें लागू थी। 370 जो था या 35 से था, ये कानून हमें आईनी अख्तियारात के तहत मिले थे। ये कंसर्न असेंबली ऑफ इंडिया ने दिया था और एक जदोजहद के तहत ये हमें मुराद मिली थी। अब उसको हटा लिया गया, अब्रोगेट कर लिया गया और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगा दी। अब हमें ये कहना है कि आप जब कहते हो 1 नेशन 1 कॉन्स्टिट्यूशन 1 लॉ, तो आप 371 कैसे रख रहे हो? 371 ए बी डी सी ई एफ जी एच आगे तक चले गए हो। आपने नागालैंड में अपने एक नया कानून रखा हुआ है। आप जो 6 शेड्यूल बाकी जगहों को दिया, तो ले वाले कहते हैं हमें 6 शेड्यूल दो, उनको नहीं देते। वहां सोनम ने जो बड़े लीडर थे बुद्धिस्ट के, तो उन्होंने धरना रखा हुआ है। आप अगर ये इस तरीके की पॉलिसी आप अडॉप्ट करेंगे तो आप एनआरसी और सीएए पर ये पूरे मुल्क में इसका इफेक्ट होना है। ये खालिस्तान जम्मू एंड कश्मीर पर अकेला नहीं होना, यहाँ से लेकर असम तक, इवन वेस्ट बंगाल तक, ये सबको इफेक्ट होना है कि अगर इसको अमली जामा पहनाया जाएगा जिस तरीके की पर। अब ये वहां तो कुछ कहा नहीं गया, रिलीजियस परसिक्यूशन के लिए इन्होंने डिबेट की, लेकिन जो रूल बने हैं उसमें तो रिलीजियस प्रोसिक्यूशन का नाम ही नहीं। अब जो ये इस वक्त कहते हैं कि ये जो पैरामीटर्स दिए गए कि ये राशन कार्ड प्लस प्लस ये जो डॉक्यूमेंट्स आप देंगे तो आप अपने मुल्क की कोई सर्टिफिकेट ले आएंगे, जिस मुल्क से आप आए हैं, तो आपको सिटीजनशिप दी जाएगी। क्या एनआरसी के लिए भी यही करोगे आप? क्या कल एनआरसी में उनको भी यही कहोगे भाई बस ये काफी है, इतना ही आया हुआ? तो इससे लगता यह है कि दोनों कानून आपस में कंट्राडिक्शन कर रहे हैं। इधर आप पैरामीटर बना रहे हो कुछ और एनआरसी के लिए आप दूसरा पैरामीटर बना रहे हो। तो लगता गया है कि ये विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड ये कानून बनाई गई है सिर्फ अपनी सियासत के लिए, वोट बैंक के लिए और कुर्सी हथियाने के लिए, हुकूमत करने के लिए। पहले कहा जा रहा था ये जो बर्मा के लोग यहाँ पे जम्मू कश्मीर में आए हुए हैं इनको बाहर निकाला जाए, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि वहाँ पे आधार शिविर लगाए जा रहे हैं। अब वहाँ पे आधार कार्ड उन लोगों के बन रहे हैं या नहीं बन रहे वो हम कंफर्म नहीं है, लेकिन वहाँ पे आधार शिविर जो है वो लग रहे हैं क्योंकि हमने 2-3 बार वहाँ पे कवर भी किया है। तो क्या ये भी एक पार्ट या हिस्सा हो सकता है इस एनआरसी का या ये सीए का? नहीं, कैसे हो सकता है कि जब वो कहते हैं कि नॉन मुस्लिम के लिए तो वर्ड ही नहीं। अब बर्मा से में परसिक्यूशन तो मुसलमानों की हुई ज्यादा है, अब उसको तो इन्होंने छोड़ दिया। अब यहीं से तो बात बनती है, लगता है ना कि भाई अगर आपने बर्मा को कंट्री का नाम ही नहीं रखा, वहां से परसिक्यूशन ज्यादातर बर्मा के मुसलमानों की हुई और यहाँ से वापस करने के लिए बहुत सारे जोर लगाया और कहते भी सारे लोग, किसी ने उसको नहीं कहा कि ये गलत है, ठीक है वापस करो। हालात उनके हैं, वो अपने मुल्क में जाएं, वहीं रहे। अब उनकी यहाँ रोजी रोटी के लिए व्यवस्था नहीं, उसके लिए हमारे पास मौके नहीं, ठीक है, हर कोई स्टेट इसको बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब अगर उनके लिए आप एक कानून के तहत उनको कहते हो वापस करो, वो इंटरनेशनल एक एग्रीमेंट के तहत है, एक कार्ड उनको मिलता है, उस कार्ड परमिट मिलता है, उस परमिट के तहत वो आए। किस तरीके से आए? किसी ने उनको किसी स्टेट में रोका नहीं, क्या किस किस स्टेट में पहुंच गए वो, हाँ जम्मू कश्मीर तक भी पहुंच गए। अब उनको अगर वापस करना है तो वो इंटरनेशनल जो उनका एग्रीमेंट है उसमें साइन तो इंडिया ने भी है किया हुआ, जो इंटरनेशनल कानून। देख रहे थे मतलब वहाँ पे ना आधार कार्ड शिविर लगाए जाते थे, जहाँ पे आधार कार्ड बनाया जाता है, पूरा उसी तरह का फॉर्म। हम कंफर्म ये नहीं है कि उनके आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं या नहीं बनाए जा रहे, लेकिन जो तरीका था, जो सेंटर वहाँ पे लगाए जा रहे थे और हर जगह पे जहाँ पे ये
लोग रहते हैं बर्मा वाले। ये चलो आधार कार्ड क्या गवर्नमेंट की पॉलिसी हो, मैंने इसका आधार कार्ड किसी के पास होना वो एक शिनाख्त के तौर भी हो सकता है कि अगर वो अपनी शिनाख्त पिछली बताएं कि हम बर्मा से आए हुए हैं तो वो शिनाख्त करके वापस भी भेजने का तरीका हो सकता है कि आइडेंटिफाई हो जाए कि इनको अपनी शिनाख्त कर लीजिए, काउंट हो जाएंगे कौन से लोग कहाँ से आए हैं और पता लग जाए। लेकिन इससे रिलेट नहीं कर नहीं सकते। कैसे कर सकते हैं कि जब आपने यहाँ रखा ही कि नॉन मुस्लिम यानी सिख 6 कम्युनिटी का नाम है उनमें उसका नाम ही नहीं मुस्लिम का, तो वो कैसे उसका फायदा हो सकता है? यही तो डिस्क्रिमिनेशन है सारे का सारा लगता है। इवन हिंदू के बीच में डिस्क्रिमिनेशन है, जैसे ही श्रीलंका का है वहां से क्या नहीं, जैसे मुस्लिम में भी बहुत अच्छा हिंदू जो मान लीजिए श्रीलंका में अथीस्ट है या नेपाल में है, मालदीव में, भूटान में या इसमें चाइना में, तो वो भी तो परसिक्यूशन में आते हैं कि अगर आप जो अथीस्ट मानता ही नहीं किसी मजहब को तो आपने उसको कैसे उसको कहेंगे कि भाई ये क्या मानवता के तहत या ह्यूमैनिटी के तहत आप उसे कैसे डिनाई कर सकते हैं? आप तो एक तरफ वसुधैव कुटुंब के तहत आप कहते हो कि दुनिया पूरी मजहब के अंदर एक हिंदू मजहब के अंदर आ जाती है, इसका कोई एक दायरा नहीं। तो इसी तरीके से अगर आप एक कम्युनिटी को बाहर करके बाकी 4 कम्युनिटीज को 5 या 6 कम्युनिटीज को कहते हो कि भाई इस 3 मुल्कों से, तो 3 मुल्कों के बांग्लादेश की बात तो समझ आती कि बांग्लादेश में जो कट ऑफ डेट है मार्च 1971 तक की कि वही परसिक्यूशन हुई, हालात हुई, जंग हुई, एक मुल्क नया बना। पर अफगानिस्तान और पाकिस्तान से तो नहीं लगता मुझे कि सिर्फ यही कह के क्या फिर श्रीलंका या नेपाल या मालदीव और ये जो भूटान या चाइना को छोड़ देना ये समझ से बाहर है। इससे लगता है कि ये सिर्फ खुश करने की पॉलिसी है तबका को अपने ही एक प्रोग्राम और पॉलिसी के तहत। तो एक देखो बहुत मैं खुश हूं इस पर कि मुस्लिम कम्युनिटी इस पर रिएक्ट नहीं कर रही, बहुत अच्छी बात है। अगर मुस्लिम कम्युनिटी इस पर रिएक्ट करेगी, छोटे छोटे मौलवी लोग जो जाके चैनलों में जाके प्रोवोक हो जाते हैं, उससे क्या होता है कि ये इनको मौका मिल जाता है। अब देखिए ना खुद ही कंट्राडिक्शन पैदा हो रही है इस कानून के अंदर ही। एनआरसी और इस दोनों के जो पैरामीटर्स बनाए वो दोनों आपस में अलग अलग हैं। एनआरसी के लिए आप दादे की परदादे की मांग रही हो कि भाई प्रूफ ले आओ, इधर आप कह रही हो सिटीजनशिप देने के लिए आप कहते हो ये छोटी छोटी चीजें ले आओ। तो क्या आप यही एनआरसी के लिए भी रखोगे फिर अगर कोई जो लोग यहाँ तक आए? फिर 2014 तक दिसंबर 2014 तक की क्यों कट ऑफ डेट? इससे पहले क्या है हो गया इतना बड़ा कि जिससे आप कहते हो कि रिलीजियस परसिक्यूशन होगी? मैं समझता हूँ ये सिर्फ उनका वो नारा था, मैनिफेस्टो था। जिस तरह एक मैनिफेस्टो में था कि आर्टिकल 370 को हटाना है, 370 हटाने के बाद कौन से हालात ठीक हो गए? यहाँ पर जम्मू भी इतना खुश है, कश्मीर भी इतना खुश है, लद्दाख भी इतना खुश है, कौन ठीक है यहाँ पर? कहाँ जॉब मिल गई, कहाँ यहाँ नौकरियां आ गई, कहाँ दूध की नदियां बह गई, सब कुछ धर्म भरम हो गया। बल्कि रादर यहाँ एक लेबोरेटरी बना दी गई, जम्मू एंड कश्मीर एक लेबोरेटरी बना दी गई, यहाँ एक्सपेरिमेंट जो भी किया जाता है वो यहीं से शुरू होता है। अब बताओ ना कि अगर जम्मू एंड कश्मीर को आपने यूटी बनाओ, यूपी को तब हम माने, बनाओ गुजरात को तब हम माने, बनाओ राजस्थान को तब हम माने, बनाओ मैंने इवन हिमाचल को तब हम माने, लेकिन यहाँ वहां नहीं बना सकते। कोई भी स्टेट यूटी की तरफ नहीं जाती। इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा कि हम नहीं, उनको कानून कहा हम एप्रोप्रिएट केस में डिसाइड करेंगे इसके लिए, लेकिन कहा स्टेट को बहाल करो, स्टेट को बहाल करो। इट मीन्स के गलत था ये। अब सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है इस डेट तक इसको वापस करो। तो क्वेश्चन यही है कि उन्होंने वर्डिक्ट नहीं दी इस पॉइंट पर, लेकिन ये माना कि गलत था, बना ही नहीं सकता था, डाउनग्रेड हो नहीं सकती थी स्टेट, लेकिन इसके 2 टुकड़े कर दिए गए। और अब यूटी के बाद यूटी में इलेक्शन कराएंगे, आपकी कौन से इख्तियारात रहते हैं एमएलए के? वो इख्तियारात ही नहीं, यहाँ पार्टिसिपेशन नहीं हो नहीं रही। आप डेमोक्रेसी यहाँ कहाँ बहाल है? कितने साल होने लगे, 2019 के बाद ये कहाँ, यहाँ 18 में टूट गया था, लेकिन उसमें उसके बाद ये कहाँ यहाँ पर डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है वो इनिशिएट किया। हर छोटा मोटा इलेक्शन हो जाए, अब पार्लियामेंट का इलेक्शन भी हो रहा है, उसके साथ कौन सी असेंबली के इलेक्शन हो रहे हैं? डिमांड तो की सबने, लेकिन इलेक्शन मुझे नहीं लगता कि उसके साथ कराए जाएंगे। इससे ये लगता है कि 2019 का इनका नारा था वो खोखला था। अब उस कौन से यहाँ आप नौकरियां ऐसी दे गए हो कि भाई जॉब ओरिएंटेड यहाँ प्रोग्राम ले आए हो आप? कोई नहीं। यहाँ जो जितने ठेके मिलते थे वो बाहर के लोगों को चले गए। इवन लिकर का ठेका बाहर के लोगों को है, ईयरली उसको ऑक्शन होता है। रेत बजेरी का ठेका बाहर के लोगों का है। ये जो हमारी रिंग रोड बन रही है इनमें ठेके बाहर के हैं। तो
कहाँ का, यहाँ जॉब के कोई मौके नहीं। जम्मू या श्रीनगर में शहर में छोटा मोटा मौके हो सकते हैं किसी प्राइवेट शॉप पर या मॉल में काम। ये जो पेरीफेरी के इलाके हैं इसमें तो कुछ भी नहीं। जो बाकी इलाके हैं, जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, पेरीफेरी के डिस्ट्रिक्ट हैं, उनमें तो कुछ भी नहीं है। 2019 के बाद कितने यहाँ कौन सी जॉब ओरिएंटेशन हुई? आप तो 2 साल से जिसकी जॉब नहीं भरी, जो रिटायर हो गया 2 साल से, उसको कहते हैं फिलअप ही ना करो, उसको रेफर ही नहीं करो बोर्ड को। तो ये क्या तरीकाकार है? ये तरीका है कि किसी न किसी तरीके से यहाँ जॉब देनी नहीं, सिर्फ लुरुल करना है, जनाब हमने ये कर दिया था, हमने वो कर दिया। कुछ भी नहीं ऐसा हुआ। मुझे नहीं लगता कि लोग सारे के सारे खुश हैं। पता चल जाएगा अगर असेंबली का इलेक्शन कराते हैं तो। चलें, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। शुक्रिया, शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ पीडीपी सीनियर नेता एमआर कुरैशी साहब। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।